नमस्कार मित्रों। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कैराना लोकसभा में गए थे और अब उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। मुझे लगा कि आज कैराना लोकसभा पे भी एक वीडियो बनानी चाहिए, तो आज का मेरा वीडियो कैराना लोकसभा के ऊपर है। कैराना लोकसभा की बात करने के पहले हम यहाँ का जो कंपोजिशन है जातियों का, उनको अगर हम बड़े समूह में बांटें, अगर हिंदू, मुस्लिम, दलित में जो है, तो चूँकि जनगणना तो कभी भी जो है वो जातीय स्तर पर होती नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर हमारे यहाँ ज़िले के आंकड़ों पे दलित कितने हैं और कितने मुसलमान हैं, इसका आंकड़ा सरकार देती है। और वही आंकड़ा ये है कि कैराना में करीब 41.83 42% से थोड़ा सा कम मुसलमान हैं और 15.5 16 मान लीजिए 16% जो है वो दलित वोट है। तो 41 और 16 को अगर 42 को जोड़ दीजिए तो ये करीब 57-58% हो जाता है, यानी कि शेष 42% वोट जो है वो ओबीसी और अन्य हिंदुओं का है। ये एक मोटा हो गया है। तो अब इसमें तीन बातें बहुत क्लियर हो जाती हैं कि अगर उस लोकसभा में जैसे जैसे मुस्लिम वर्सेज हिंदू होगा, तो चूँकि वहाँ मुसलमानों का वोट बैंक 41-42% है, वो तो वहीं आकर सिमट जाएगा, लेकिन बाकी जो वोट है वो जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। पोलराइजेशन का एक असर होगा। हम 2014 और 2019 दोनों लोकसभाओं में अगर हम देखें तो 2014 के लोकसभा में जब हुकुमदेव सिंह लड़े थे चुनाव, उस समय वोट परसेंटेज था उनका 50.54%, ठीक है। और नादी हसन जो समाजवादी पार्टी से लड़े थे और कमर हसन बसपा से लड़े थे, और इन दोनों का वोट नादी हसन का वोट 29.49 29.49%, और कमर हसन का वोट जो था वो 14.33%। यानी कि अगर 2014 के सपा और बसपा के वोटों को जोड़ दीजिए तो वोट होते हैं 44.82%। अगर उस 2014 में भी सपा बसपा अगर एक होती तो भी भाजपा से वो 5% वोट जो है वो कम पाती है। 2019 में जब सपा बसपा आरएलडी तीनों जब चुनाव लड़े हैं, तब भी प्रदीप चौधरी 2019 में उनको वोट एक बार उसमें बाई इलेक्शन में लड़े थे, तो इनको जो वोट मिला ये 50.44%, करीब 5,66,961 वोट मिले। यानी कि 14 में जितना वोट मिला लगभग उतना ही वोट 19 में मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट 2019 में 42.2% हो गया। ये सपा और बसपा का दोनों वोट चूँकि जो 2014 में वोट मिला था उनको जोड़ दीजिए तो उससे 2% ये कम ही होता है। और ये सपा का जो वोट परसेंटेज है और जो उस लोकसभा में जो मुस्लिम का वोट परसेंटेज है लगभग बराबर है। जिससे एक बात और क्लियर होती है कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट के अलावा और कोई वोट वहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। एक समझने वाली बात है। 14 और 19 के आंकड़ों को देखा जाए, जिससे एक अनुमान लगता है कि सपा के पास जो है वोट जो है बसपा को मिला इतने परसेंटेज वोट है। लेकिन चूंकि इस बार का जो चुनाव हो रहा है 24 का चुनाव हो रहा है, तो फिर सपा बसपा तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इस बार समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज 30-32% के आसपास आकर के वहाँ पर रुक जाएगा। लेकिन हम इन सब आंकड़ों के इतर अगर हम 2022 का जो सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है उसकी हम जब तक चर्चा नहीं करेंगे तब तक थोड़ी सी स्थिति बहुत बेहतर नहीं होगी। 2022 में हमने ये देखा कि जो कुल 5 इस लोकसभा में विधानसभाएं आती हैं, जिसमें कि 3 जो विधानसभाएं हैं वो सहारनपुर ज़िले की हैं और जो 2 विधानसभाएं हैं वो शामली ज़िले की हैं। सहारनपुर की 3 जो विधानसभाएं हैं नकुड़, गंगो, कैराना, और शामली के हैं थाना भवन और शामली।
नकुड़, गंगो, कैराना, थाना भवन, शामली, इन पांचों विधानसभाओं में देखने को ये मिला कि कैराना, थाना भवन और शामली में यहाँ बसपा का वोट लगभग नगण्य है, कह लीजिए। जो नगण्य मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए कैराना में बसपा के प्रत्याशी राजेंद्र उपाध्याय चुनाव लड़े थे, वो मात्र 2027 वोट पाए थे। इससे आपको ये अनुमान लग सकता है कि उनके जो अपने इष्ट मित्र जो गण होंगे वही वोट दिए होंगे, बाकी सारा का सारा जो दलित वोट है वो शिफ्ट हो गया है भाजपा की तरफ। फिर वैसे ही थाना भवन में देखिए तो वहाँ बसपा से लड़े हैं एक जहीर मलिक करके हैं, मुस्लिम स्वाभाविक प्रत्याशी होंगे, तो इनको मिला है 11,000 वोट। एक विधानसभा में 11,000 वोट भी ये बात बताता है कि जो भी वोट मिला होगा इनके अपने स्वजातियों का मिला होगा। और शामली में 8,183 वोट मिला विजेंद्र मलिक को। लेकिन गौर तलब की बात यह है कि नकुड़ और गंगो, देखिए ये दोनों जो विधानसभा क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और इसमें जब बसपा के जो दो प्रत्याशी थे, यानी कि नकुड़ में जो है वो शाहिद खान लड़े थे, शाहिद खान, और गंगोह में नुमान मसूद, ये दोनों लोग 55,112 वोट ये नकुड़ में मिला है और गंगोह में 55,078, यानी कि 55,000 वोट मिला हुआ है। तो मुस्लिम वोट जो है बसपा को ये जो मिला है ये भी हमें लग रहा है कि मुस्लिम वोट मिला हुआ है। अब अगर हम 2022 के सभी आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो बीजेपी का जो वोट होता है वो 5,19,162 वोट, समाजवादी पार्टी का जो वोट होता है वो 5,50,291 वोट, बसपा का वोट जो हो रहा है वो 1,41,446 वोट। तो देखिए बस बीजेपी और सपा में 31,000 वोट का मात्र अंतर है 2022 के अगर आंकड़ों को देख लिया जाए। लेकिन इसमें एक फर्क ये जरूर आएगा, बीएसपी को जो गंगोह और नकुड़ में जो वोट मिला 55,000 के आसपास, दोनों के 1,00,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास में, ये 1 लाख के आसपास में हमें ये आप मान के चलिए कि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और दोनों में मुस्लिम कैंडिडेट लेते चुनाव बसपा से, तो करीब 80-90 हज़ार मुसलमान वोट ये जो है वो बसपा का समाजवादी पार्टी में निश्चित रूप से शिफ्ट होगा जो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वहाँ पे वो मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम में जो मुसलमान को ही वोट करेंगे जो। तो विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो ये जो 31,000 का अंतर है सपा बसपा में, इसमें निश्चित रूप से बसपा का जो नकुड़ और गंगोह का जो मुस्लिम वोट है वो इसमें जुड़ेगा, और जब उसमें ये जुड़ेगा, अब कितना वोट पाया होगा कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से यह 31,000 का जो अंतर है सपा बसपा का ये और बढ़ेगा। और हमें लगता है कि तब समाजवादी पार्टी ये करीब हो सकता है कि भाजपा से 1 लाख का मार्जिन भी वो बढ़ा ले जाए। इसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक अंतर आपको बता रहा हूँ कि 31,000 का अंतर नहीं है, 2022 में अगर उनको मिला दिया जाता है वर्तमान में तो ये चीज़ें हो सकती, ये संभावनाएँ दिखती हैं जो। अगर मैं मान लूँ कि ये 80-90 हज़ार का विधानसभा में वोट का ये एक बढ़त जो समाजवादी पार्टी को है। अब इस 2024 वाले चुनाव में इसमें और क्या अंतर आएगा, देखिए 2019 का जब चुनाव हुआ उसमें जो जाट मतदाता थे, आरएलडी चूँकि सपा के साथ था इसलिए वो उनके साथ वो जुड़ा रहा। अब वो जो जाट मतदाता है, आरएलडी का जो समर्थक है, वह जो है वो भाजपा में ऐड होगा। तो अभी ये जो मार्जिन आप देख रहे थे जो सपा भाजपा का जो हमें बता रहा था करीब 80-90 हज़ार का होगा, इसमें एक और कमी आएगी। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ कि जो दोनों विधानसभाओं में गंगोह में नकुड़ में जो मुस्लिम प्रत्याशी थे उसको देखते हुए बसपा का भी वोट बैंक थोड़ा वहाँ रुका रह गया। अब वो भी जो है जब मुस्लिम प्रत्याशी जब इकरा हसन की तरफ जाएंगे तो वहाँ का जो दलित वर्ग है वो भी वहाँ से हट करके भाजपा की तरफ जाएगा, तो ये जो आंकड़ा है और ये नीचे जो और घट जाएगा, तो सपा और भाजपा के बीच का अंतर और कम हो जाएगा। तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अभी देखिए पश्चिम में अभी ये हाल ही में हफ्ता भर 10 दिन में एक बहुत माहौल चल रहा है कि राजपूत जो है वो अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए
देखिए ये सब दबाव समूह होता है जो आपको समझ में नहीं आता, आम लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये आंतरिक रूप से कहीं न कहीं से वो किसी न किसी एक राजनीतिक मुद्दे को लेकर ये सब चर्चाएँ होती हैं। तो कहा जाता है ना कि हाथी के दाँत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। तो ऐसे आंदोलनों के पीछे जो लोग होते हैं वो पीछे कहीं छुपे रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगीत सोम पश्चिम में राजपूत एक देखा जाए तो राजनेता है, उनकी अच्छी पकड़ है राजपूतों में। और एक तो जो विधानसभा में चुनाव हार गए उसकी खींच थी, और लोकसभा में उनको टिकट नहीं मिला उसकी खींच। और चूँकि पश्चिम में बीके सिंह का भी टिकट कट गया, और एक दो और प्रत्याशियों का, और जैसे कि वो वहाँ पे हर्षवर्धन जी को दिल्ली में कट गया, या ऐसे एक दोनों का और कट गया, तो वहाँ पे एक राजपूतों में जो है वो एक नाराज़गी कही जाती है। अब ये नाराज़गी धरातल तक कितना है, कितने राजपूत इनके कहने में आएंगे, ये तो ये वक्त बताएगा, लेकिन ये प्रायोजित लग रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रायोजित जो आंदोलन है इसका कितना असर पड़ेगा। देखिए जब भी कोई जातीय समूह किसी भी क्षेत्र में जब वो सड़क पर आ जाती है ना, और कुछ अपनी डिमांड करने की किसी का जब विरोध करने लगती है, तो ऐसे प्रभुत्वकारी जो जातियां होती हैं, देखिए अगर ये कोई छोटी जाति ना अगर आंदोलन करती तो उतना महत्व नहीं होता, कोई उसको वेट नहीं मिलता। लेकिन राजपूत कम्युनिटी हो गया, जाट कम्युनिटी हो गया पश्चिम में, गुजर कम्युनिटी हो गया, ये मजबूत कम्युनिटी है। ये जब किसी के खिलाफ जाते हैं तो इनका आपस में भी संबंध ठीक नहीं रहता है। तो जब राजपूत जब बीजेपी का विरोध करेगा तो बीजेपी के साथ जाट गुर्जर जो जातियां हैं, त्यागी जातियां हैं, ये और ज़्यादा जुट जाएंगी जो है। तो बीजेपी को ये लोग जो सोच रहे हैं कि नुकसान होगा, बीजेपी को उतने ही वोटों की और जो है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि भाजपा को क्षत्रियों का विरोध जो है वो भाजपा की वोट बढ़ाने में ये सहायक होगा। ये मेरा अपना आकलन है। तो मित्रों जो 2014-19 की बढ़त और 22 के विधानसभाओं को की जो बढ़त है, और चूँकि ये चुनाव 2024 का एक केंद्रीय सरकार बनाने की है, भाजपा को 400 पार पहुंचाने की बात है, तो जब लोकसभा के जो चुनाव होते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक विधानसभाओं से इतर जो है लोग वोट करते हैं। विधानसभाओं में हो सकता है कि भाजपा के विरोध में कोई वोट दे दिया हो, जब लोकसभा की जब बात आती है तो फिर उसको वो मोदी का चेहरा याद आता है। और ऐसे में जो सरकार की जो योजनाएँ हैं उनको देख करके, राष्ट्रवाद को देख करके, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो मुहिम लगा है, और उत्तर प्रदेश में स्पेशली पश्चिम वगैरह में, पश्चिम से लेकर पूरब तक जो कानून व्यवस्था बनाया गया है, गुंडों का जो एक तरह से सफाया हुआ है जोगी का, इस सब का बड़ा एक आधार है। और हमें लगता है कि ये सब चीज़ें मिला जुला करके विधानसभाओं का जो अंदर सपा बसपा का था वो बट जाएगा। तो भाजपा निश्चित रूप से गठबंधन की लड़ाई लड़ने में अपने को जो है वो 20 बनाएगा। चुनाव है, चुनाव में ये कह देना कौन हारेगा कौन जीतेगा, उन परिस्थितियों में जब आप दो बार से 10 साल से लोग आप जो है वहाँ पे विराजमान हैं, भाजपा के शासन में है, तो निश्चित रूप से शासन के प्रति लोगों का एक गुस्सा भी होता है, और ये गुस्सा वो सस्टेन करता है। तो ये सब बातें हैं। चुनाव परिणाम के बारे में कभी ये नहीं कह सकता है कि चुनाव भाजपा जीत जाएगी या सपा जीत जाएगी, लेकिन आंकड़ों को देख करके 14 और 19 और 2022 में जो चुनाव हुए हैं उन सभी आंकड़ों को, और जो नया प्रदेश बना है पश्चिम में, जो जाटों का एक खुल करके भाजपा के साथ, इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था, हमेशा जाट जो विरोध करता था, लेकिन जाट कम्युनिटी के साथ आ जाने से कैराना लोकसभा निश्चित रूप से भाजपा की झोली में फिर जाने को आतुर हो रहा है। मित्रों ये मेरा विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आपको संदेश में मिल जाए। नमस्कार।